हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार हिस्ट्री का पैटर्न बता दूं। हिस्ट्री में 17 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, 17 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस, और क्वेश्चन 10 प्लस हो सकते हैं, 10 होते हैं। उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 2 मार्क्स के मैप्स होते हैं। इसमें हिस्ट्री में 2 मार्क्स के बस मैप होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के मैप्स नहीं होते इसमें। तो आज का हमारा चैप्टर है अध्याय फर्स्ट, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में 1871 के बाद बाल्कान क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, CBSE 2016 में आया था। तो इसमें हमें पूछा है कि यूरोप में जब 1971 के बाद बाल्कान क्षेत्र जो था उसमें विस्फोटक की परिस्थिति का वर्णन करना है हमने। तो पहला पॉइंट हमारा विस्फोटक क्षेत्र। बाल्कान क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों की फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोट हो गई। जो बाल्कान क्षेत्र था उसमें रूमानी राष्ट्रवाद के विचार की फैलाव हो गया, विस्तार हो गया, रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों का फैलाव हो गया और ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, जिससे जो बाल्कान क्षेत्र था उसमें विस्फोटक की स्थिति पैदा हो गई। इसका पॉइंट फर्स्ट था। पॉइंट सेकंड है आंतरिक टकराव। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कान क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। आंतरिक टकराव का ये मतलब होता है कि जो अपने देश के अंदर ही टकराव हो रहे हैं एक दूसरे से, उसे बोलते हैं आंतरिक टकराव। तो जैसे जैसे विभिन्न स्लाव में राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान की, स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, वैसे ही बाल्कान क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। पॉइंट थर्ड है क्षेत्रों का विस्तार। बाल्कान राज्य गंभीर रूप से परस्पर ईर्ष्या करते थे और इनमें से प्रत्येक राज्य दूसरे के बलिदान पर अपने राज्य का विस्तार चाहता था। जो क्षेत्रों का विस्तार का मतलब होता है क्षेत्रों का बढ़ जाना या फिर ज़्यादा क्षेत्र बढ़ जाना। विस्तार का मतलब होता है बढ़ जाना। तो बाल्कान राज्य जो था गंभीर रूप से परस्पर ईर्ष्या करता था, एक दूसरे से जलते थे। ईर्ष्या का मतलब होता है जलना या फिर घमंड करना, ये कुछ हो सकता है। तो परस्पर ईर्ष्या करते थे, जलते थे एक दूसरे से, और इनमें एक दूसरे के बलिदान पर वो राज्य का विस्तार करना चाहते थे कि कोई भी बलिदान दे तो उससे हमें फ़ायदा होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। पॉइंट फोर्थ है बड़ी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्रोत। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कान क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। बड़ी ताकत जो एक दूसरे को मिल जाती हैं और वो टकराव होती है तो उसे प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। तो इसमें यही बताया कि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा मुश्किल जटिल हो गई थी, इसलिए बाल्कान क्षेत्र में बड़ी शक्तियों का टकराव हुआ जिससे प्रतिस्पर्धा होने लगी। फिफ्थ पॉइंट है अनेक युद्ध। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की ताकत बाल्कान पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जो अनेक युद्ध थे, रूस, जर्मन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरिया के बीच बहुत बड़ी ताकत थी जो एक दूसरे की कमज़ोरी को पकड़ते थे और उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे वो कि किसी भी वो देश में प्रभाव करें और वो कमज़ोर हो जाए देश। इससे काफ़ी सारे इलाकों में इसी चीज़ को लेकर युद्ध हुए और लास्ट में जो था अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो हमारी ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे, वर्णन कीजिए। ये 3 मार्क्स में आया है क्वेश्चन CBSE 2017 में। तो इसमें हमें पूछा है इटली का एकीकरण, जो इटली का एकीकरण हुआ था उसके प्रमुख निर्माता कौन थे, उसके बारे में हमने वर्णन करना है। तो हमें बताया इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता ज्यूसेप्पे मैत्सिनी थे। जो इटली का एकीकरण जिसने किया था उसके प्रमुख निर्माता जो थे वो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी थे और वह गणतंत्रात्मक दल का नेता था। वो जो थे वो एक रिपब्लिक जो दल था उसके नेता थे। जैसे हमारे देश में भी हैं कई पार्टी हैं उसके नेता हैं। तो ये जो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी था वो एक दल का नेता था। 1831 में अपने निर्वासन काल में उसने यंग इटली नामक एक नया संगठन बनाया। उनके जब टाइम में वो अपने टाइम में नेता थे तो उन्होंने
अपने ही काल में एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था यंग इटली, और यंग इंडिया भी बना है जो हमारे देश के लोगों ने हमारे देश के जो महात्मा गांधी हैं इन लोगों ने मिलकर बनाया, तो उसका नाम था यंग इंडिया। पर इन्होंने जो बनाया वो यंग इटली था, क्योंकि इन्होंने स्पेशली इटली के लिए बनाया था, एक गुप्त संगठन या नया संगठन कह सकते हैं। पॉइंट थर्ड है, यह एक गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना शिक्षा के माध्यम से इटली को पूर्ण गठित करने के लिए हुई थी। ये जो यंग इटली नामक था संगठन, उसकी स्थापना शिक्षा के माध्यम से इटली को पूर्ण गठित का मतलब होता है कि उसे जोड़ना या गठबंधन करना, उसके लिए पूर्ण गठित किया गया था, करने के लिए हुई था यंग इटली का निर्माण। तो हमने बता दिया, ये 3 मार्क्स में था इसलिए हमने सिर्फ इसके बारे में पूछा था, हमने बस इतना ही बताया। आप चाहे तो आगे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? यूरोप पर इसके प्रभावों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स में CBSE 2017 में। तो इससे हमें पूछा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो हम बता देंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। और यूरोप पर इसके प्रभाव का उल्लेख करें, तो अब हम यूरोप पे इसके प्रभाव का उल्लेख बताते हैं। यूरोप पर प्रभाव। पॉइंट फर्स्ट है, जैकोबिन क्लबों की स्थापना। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। जो जैकोबिन क्लब थी वो वहाँ के छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग ने खोला था। इसलिए खोला था उन्होंने क्योंकि जो फ्रांसीसी सेनाएं थी वो वहाँ पे अपने जो विदेशी विचार थे उससे दूसरी जगह पे ले जाना चाहते थे, पर जो वहाँ के छात्र, वहाँ के शिक्षित मध्य वर्ग थे वो नहीं चाहते थे कि उनका विचार, उनकी जो भी थी वो किसी और देश में जाएं। इसलिए उन्होंने 1790 के दशक में ये खोला, जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई। इस पे यूरोप का प्रभाव पड़ा। तो ये पॉइंट फर्स्ट हो गया हमारा। पॉइंट सेकंड है, लोगों को मुक्ति। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराएं। लोगों को मुक्ति इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो निरंकुश शासन में नहीं रहना चाहते थे। निरंकुश शासन का मतलब होता है कि उन्हें हर चीज़ पर रोक टोक करना। जैसे अगर वहाँ के सेनाएं थे वो लोगों को हर बात पे रोक टोक करते थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को निरंकुश कहते हैं, निरंकुश शासन। तो लोग इस शासन में नहीं रहना चाहते थे, वो एक स्वतंत्र शासन में रहना चाहते थे कि उन्हें कोई रोक टोक ना हो। जैसे अभी भारत है वैसा वो लोग चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप पर ये बहुत प्रभाव पड़ा कि लोगों को मुक्ति चाहिए थी पर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। पॉइंट थर्ड है, नेपोलियन का उदय और उसका प्रभाव। क्रांतिकारियों द्वारा निर्मित परिस्थितियों ने नेपोलियन के मार्ग खोल दिया, जिसके कारण उसने यूरोप के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। नेपोलियन, हम सब जानते हैं, नेपोलियन जो था वो नेपोलियाई देश से आया था और वो क्रांति में मतलब हमेशा वो चाहता था कि जो हर देश है उसका गुलाम बने। हिटलर टाइप वो भी था। तो उसने नेपोलियन का उदय और उसका प्रभाव। क्रांति द्वारा निर्मित परिस्थितियों ने नेपोलियन के मार्ग खोल दिया, जिसके कारण उसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। हम सब जानते हैं क्रांति के बाद जो यूरोप का अर्थव्यवस्था था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो उसको सुधारने के लिए नेपोलियन आया और उसने कई कदम उठाए, पर इसके द्वारा लोगों को कोई नुकसान भी पहुंचा और यूरोप पर प्रभाव भी पड़ा इस चीज़ का। तो ये तीनों पॉइंट थे जो यूरोप के प्रभाव थे फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो ये हमने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वियना सम्मेलन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे? किन्हीं 3 का उल्लेख करें। ये 3 मार्क्स में है। CBSE 2019 में आए, 2019 में आए CBSE के क्वेश्चन। तो हम बता देंगे कि वियना सम्मेलन क्या था। तो वियना सम्मेलन के निम्नलिखित प्रस्ताव। पॉइंट फर्स्ट था, वियना की संधि का मुख्य उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। हम सब जानते हैं कि जो नेपोलियन आया था उसने यूरोप में कई सारे बदलाव कर दिए थे। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसने कई सारे बदलाव किए थे जो लोगों के लिए हानिकारक था, उनको नुकसानदायक पहुंचाया था। तो उसको
जो वियना संधि थी, वियना की संधि का मुख्य उद्देश्य था, उनका एम था कि उनका एक उद्देश्य था कि वो सारे बदलाव को बदल दे, ख़त्म कर दें जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। सेकंड पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जिन पर उसने नेपोलियन के अधीन कब्जा किया था। जो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा हटाए गए बूर्बो वंश थे, जो वहाँ के राजा थे, उनको सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया। जो फ्रांस था उसने कई सारे क्षेत्रों को खो दिया जिन पर उसने नेपोलियन के अधीन, जब नेपोलियन था उसके दौरान उसने कब्जा किया था, उस क्षेत्रों को उसने खो दिया। पॉइंट थर्ड है, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांसीसी विस्तार ना हो सके। इस प्रकार उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। जो फ्रांस की सीमाएं थी उन पर कई राज्य कायम कर दिए गए और कर दिए गए क्योंकि भविष्य में फ्रांस है जो उसका ज़्यादा विस्तार ना हो सके, और इस प्रकार उसने उत्तर में नीदरलैंड राज्य का स्थापना किया। जो नीदरलैंड है उसी दौरान स्थापित हुआ था। पॉइंट फोर्थ है, प्रशा को उसकी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। जो प्रशा थी, वियना सम्मेलन में एक प्रशा भी शामिल थी जिसमें उसने महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके हाथ में, प्रशा के हाथ में गए और जो ऑस्ट्रिया थी उसे उत्तरी इटली का नियंत्रण उसके हाथ में दिया गया, उसको सौंपा गया। तो ये क्वेश्चन थे, हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन थे स्पेशली, और ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। आप तैयारी कीजिए एग्ज़ाम्स की और इसमें प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो या कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट में लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।